हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है पिवट एंड अनपिवट इन एसक्यूएल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पिवटिंग एंड अनपिवटिंग आर टेक्निक्स यूज टू ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम अ रो वाइज फॉर्मेट टू अ कॉलम वाइज फॉर्मेट और वैसा वर्सा। इट मीन्स जो पिवटिंग एंड अनपिवटिंग है ये दो तरीके की टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं जब हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो जो हमारा डेटा है वो रो वाइज फॉर्मेट में है, हम उसे कॉलम वाइज फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं, या फिर जो हमारा डेटा है वो कॉलम वाइज फॉर्मेट में है और हम उसे रो वाइज फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं। These operations are often used when you want to reshape your data for reporting और एनालिसिस। और ये जो ऑपरेशन है ये हमें इसलिए परफॉर्म करने होते हैं क्योंकि कई बार जो हमारी रिपोर्टिंग की या फिर हमारे डेटा एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है, हमें उसके अंदर या तो रो वाइज डेटा चाहिए होता है या फिर हमें कॉलम वाइज डेटा चाहिए होता है। तो एज पर अवर रिपोर्टिंग नीड्स हमें अपने डेटा को रीशेप करना होता है, जो कि हम पिवट और अनपिवट की हेल्प से करते हैं। अब हम समझते हैं कि पिवटिंग क्या होता है। पिवटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रो लेवल डेटा इनटू अ कॉलम लेवल डेटा। ये जो मैंने नीचे डायग्राम ऐड करा है ये पिवटिंग का डायग्राम है, जिसके अंदर सपोज हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर तीन कॉलम है, कंट्री, ईयर और प्रॉफिट। और जो हम इसके अंदर डेटा ऐड कर रहे हैं वो हम रो वाइज डेटा ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम कंट्री की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, देन ईयर की, देन प्रॉफिट की। तो इस तरीके से जो हमारा डेटा है वो रो वाइज हम ऐड कर रहे हैं। बट अगर हम इस पर पिवटिंग अप्लाई करते हैं, यानी कि हम इस रो वाइज डेटा को एक तरह से कॉलम वाइज डेटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इसके अंदर जो हमारे डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, जैसे कि आप देखोगे जो कंट्री कॉलम है वो पिवटिंग करने के बाद हमारे रो हेडर बन गए, यानी कि ये जो अब आप देख रहे हो यूएसए, फ्रांस और जर्मनी, ये मेरे कंट्री कॉलम की यूनिक वैल्यू थी जो कि अब हमारे रो हेडर हो गए हैं। और जो इसके अंदर नेक्स्ट कॉलम था ईयर का, जिसके अंदर जो ईयर की वैल्यूज थी वो अब मेरे कॉलम हेडर्स हो गए हैं। और ये जो प्रॉफिट यहाँ पे लिखा था ये अब ऐसे ना लिख के इन दोनों के कॉम्बिनेशन में लिखा। तो एक तरह से आप इसको समझ सकते हो, जो हम एक्सेल के अंदर पिवटिंग करते हैं ये सेम वही कंसेप्ट है जिसमें हम अपने रो वाइज डेटा को एक तरह से एक समरी टेबल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। दिस इज यूजफुल व्हेन यू हैव अ डेटा इन अ लॉन्ग फॉर्मेट। ये जो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे ये हमारा लॉन्ग फॉर्मेट है, एंड यू वांट टू समराइज इट और मेक इट मोर रीडेबल। अभी ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिसके अंदर 6-7 रो है, इसलिए ये आपको लग रहा है कि ये भी रीडेबल है, बट आप इसको ऐसे कंसिडर करो कि जैसे ये डेटा 1000 ऑफ रोज का है, तो उस डेटा को रीड करना काफी डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए हम उस पर एक समराइजेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी एक छोटी सी टेबल बन जाती है। और ये जो हमारे नंबर्स हैं जो आप ये देख रहे हो, ये प्रॉफिट वाले जो हमारे नंबर्स हैं ये यहाँ पे सम अप होके आ जाते हैं, जिससे जो हमारा डेटा है वो एक समराइज लुक में आ जाता है और एक मोर रीडेबल लुक में आ जाता है। तो ये होता है हमारा पिवटिंग। एग्जैक्ट इसका अपोजिट होता है अनपिवटिंग, जिसके अंदर जो हमारा समराइज डेटा है हम उसको कन्वर्ट करते हैं हमारे रो वाइज डेटा में। तो अब हम एक बार इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अनपिवटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉलम लेवल डेटा इनटू अ रो लेवल डेटा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे हेडर्स होते हैं जैसे कि रो हेडर या फिर कॉलम हेडर, हम उसके डिफरेंट कॉलम्स बना देते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे हमने कंट्री का कॉलम बना दिया और एक जो यहाँ पे ईयर्स थे हमने उसका कॉलम बना दिया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, जो हमारा समराइज डेटा होता है हम उसको एक तरह से रो लेवल डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज यूजफुल व्हेन यू हैव अ डेटा इन अ वाइड फॉर्मेट एंड यू वांट टू नॉर्मलाइज इट और मेक इट सुटेबल फॉर फर्दर एनालिसिस। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कई बार हमारे पास समराइजेशन में डेटा होता है जिसके अंदर हमारे पास रो हेडर और कॉलम हेडर्स होते हैं, तो हम अपने उस डेटा को चेंज करके हम रो लेवल डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम अनपिवटिंग बोलते हैं। अब हम चलते हैं अपने एसक्यूएल वर्कबेंच में और प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये हम आ गए अपने एसक्यूएल वर्कबेंच में। सबसे पहले हम पिवटिंग को समझते हैं, तो उसके लिए मैंने एक सैंपल टेबल ली है जिसका नाम है सेल्स, और जो इसके अंदर कॉलम है वो है प्रोडक्ट, मंथ और सेल्स। तो सबसे पहले मैं इस टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेरी टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। देन इसके अंदर मैं कुछ सैंपल डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसके अंदर सैंपल डेटा इंसर्ट कर लिया। देन मैं एक बार इस डेटा को व्यू कर लेता हूँ। तो ये मेरा डेटा है। एक बार हम इस डेटा को समझ लेते हैं। इसके अंदर मेरे पास एक कॉलम है प्रोडक्ट, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट के नेम है वो है ए और बी। देन मेरे पास मंथ है जैन फेब। देन मेरे पास
इस प्रोडक्ट की मंथ वाइज सेल है, यानी कि प्रोडक्ट ए की जनवरी की सेल 100 है, ऐसे ही प्रोडक्ट ए की फरवरी की सेल 120 है, देन प्रोडक्ट बी की जनवरी और फरवरी की सेल 90 और 110 है। तो इस तरीके से मेरा डेटा है। अब ये जो मेरा डेटा है इस पर मुझे पिवटिंग अप्लाई करनी है, यानी कि इस रो वाइज डेटा को मुझे कॉलम वाइज डेटा में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जो मैंने क्वेरी लिखी है मैं एक बार आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा सेलेक्ट प्रोडक्ट, यानी कि ये जो मेरा प्रोडक्ट वाला कॉलम है ये एग्जैक्ट मैंने अपनी क्वेरी में लिखा। देन मुझे यहाँ पर मंथ के लिए कॉलम क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पर टोटल 2 कॉलम क्रिएट होंगे क्योंकि जो मेरे मंथ के अंदर यूनिक वैल्यू है वो 2 है, एक वैल्यू है जनवरी और एक वैल्यू है फरवरी। और कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए हम केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो मैंने प्रोडक्ट के बाद कॉमा लगाया, जो मैंने पहली केस स्टेटमेंट लिखी उसमें मैंने लिखा सम करा मैंने सबसे पहले तो, और मैंने यहाँ पे कंडीशन दी केस व्हेन मंथ इक्वल्स टू जनवरी देन सेल्स। तो जो भी उसकी सेल्स आएगी ये उसका सम कर देगा और ये उस कॉलम का नाम रख देगा एज जैन सेल्स, यानी कि जनवरी की सेल्स। एग्जैक्ट यही मैं फरवरी की सेल के लिए करूंगा, तो मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया। देन मैंने अपना सेकंड कॉलम क्रिएट करा जिसके लिए मैंने लिखा सम केस व्हेन मंथ इक्वल्स टू फेब देन सेल्स, यानी कि ये क्या करेगा जहां पर भी मंथ में वैल्यू फेब है उसके सेल्स को कंबाइन कर देगा और उसका सम कर देगा, और इस कॉलम का नाम ये रखेगा फेब सेल। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के बाद मेरे 2 नए कॉलम क्रिएट हो गए हैं, एक जैन सेल्स के नाम से और एक फेब सेल्स के नाम से। फ्रॉम ये मेरी टेबल का नाम है सेल्स, और ग्रुप बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बेसिस पे मैंने अपने डेटा को ग्रुप बाय कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे समराइजेशन प्रोवाइड करनी है। तो अभी मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा आउटपुट आया। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पे जो मेरी टेबल का आउटपुट था जो मैंने यहाँ पे आपको रन करके दिखाया था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, वो मैंने ऐड कर दिया है ताकि हम इसको रेफरेंस कर पाए कि हमने जब अपने रो वाइज डेटा को कॉलम वाइज डेटा में कन्वर्ट करा तो एक्चुअल में क्या हुआ। तो अब हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा था प्रोडक्ट जिसके ऊपर मैंने ग्रुप बाय लगाया था, तो इसलिए ग्रुप बाय लगने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट कॉलम है उसने हमें यहाँ पे यूनिक वैल्यूज दे दी जो कि है ए और बी। देन मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स क्रिएट करे थे जैन सेल्स और फेब सेल्स, वो दोनों कॉलम यहाँ पर आ गए जैन सेल और फेब सेल्स। और इसके अंदर जो मैंने क्वेरी लिखी थी वो मैंने लिखी थी सम केस व्हेन मंथ इक्वल्स टू जैन, यानी कि अगर मैं प्रोडक्ट ए की बात करूं, प्रोडक्ट ए की जो जनवरी की सेल थी वो थी 100 और प्रोडक्ट ए की जो फेब्रवरी की सेल थी वो थी 120, और एग्जैक्ट ये दोनों यहाँ पर आ गई हैं क्योंकि अभी ये सेल्स एक एक बार थी इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर उठ के आ गई। अगर हमारे पास ये मल्टीपल रोज होती जहां पर कि प्रोडक्ट ए और मंथ जैन होता, क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी क्वेरी में यहाँ पे सम लिया है तो ये उन सेल्स को सम कर देता, बट अभी ये सिंगल वैल्यूज है तो इसने एग्जैक्ट उठा के यहाँ रख दिया। ऐसे ही फरवरी के केस में हमारी जैन के अंदर जो वैल्यू है वो 90 है और फेब के अंदर 110 है, एग्जैक्ट इसने यहाँ पर लिखा जैन के अंदर 90 और फेब के अंदर 110। तो इस तरीके से हमारा पिवटिंग वर्क करता है। क्योंकि यहाँ पर सिंगल सिंगल वैल्यू थी तो एग्जैक्ट वही उठ के आ गई, अगर यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज होती तो ये उनको सम कर देता ताकि जो हमारा डेटा है वो हमें समराइज फॉर्मेट में मिल पाता। तो ये था हमारा पिवटिंग। अब हम देखते हैं अनपिवटिंग। तो अनपिवटिंग के लिए अगेन मैंने एक टेबल ली है स्टूडेंट स्कोर्स नाम की, जिसके अंदर जो मैंने कॉलम लिए हैं वो है स्टूडेंट आईडी, मैथ स्कोर, साइंस स्कोर और हिस्ट्री स्कोर। तो सबसे पहले मैं इस टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। देन ये कुछ सैंपल डेटा है, मैं इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ। देन एक बार मैं इस डेटा को व्यू कर लेता हूँ। तो ये मेरा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। अब हम अनपिवटिंग की क्वेरी को समझते हैं। क्योंकि मुझे इसके अंदर 3 कॉलम चाहिए, पहला कॉलम तो मेरा स्टूडेंट आईडी है तो इसलिए मैंने लिखा सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी कॉमा। देन मुझे यहाँ पर ये जो मेरा मैथ स्कोर है, साइंस स्कोर है, हिस्ट्री स्कोर है, ये मुझे एक कॉलम की वैल्यूज चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मैनुअली मैथ्स एक वैल्यू ऐड करी और जो मैंने कॉलम क्रिएट करा वो मैंने करा सब्जेक्ट, यानी कि मैथ्स एज सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट कॉलम के अंदर अब एक वैल्यू आ जाएगी मैथ्स। देन जो तीसरा मैंने कॉलम क्रिएट करा वो मैंने लिखा मैथ स्कोर, जो मेरा ये वाला कॉलम है मैथ स्कोर एज स्कोर, इसको मैंने रीनेम कर दिया एज स्कोर, और यहां पर मैंने इस टेबल का नाम लिखा फ्रॉम स्टूडेंट स्कोर, ये जो मेरी टेबल थी। देन मैंने इसको यूनियन ऑल करा क्योंकि यहां पर मेरे पास 3 डिफरेंट क्वेरीज आएंगी, एक मैथ स्कोर की, एक साइंस स्कोर की और एक हिस्ट्री स्कोर की, और मैं इन तीनों को यूनियन करके कंबाइन कर दूंगा। यूनियन क्या करता है, हमारे डेटा को वर्टिकली ग्रो करता है। तो ये सबसे ऊपर मेरी मैथ्स की टेबल बनेगी, उसके नीचे मेरा साइंस का डेटा कंबाइन हो जाएगा, देन मेरा उसके नीचे हिस्ट्री का डेटा कंबाइन हो जाएगा। तो मैंने सेम क्वेरी लिखी, मैंने लिखा यूनियन ऑल,
देन इस बार मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, अगेन स्टूडेंट आईडी मैंने लिखा। देन यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर जो मैं वैल्यू डाल रहा हूँ वो डाल रहा हूँ साइंस, क्योंकि अब मुझे ये जो मेरा साइंस स्कोर वाला कॉलम है इसकी वैल्यूज को ऐड करना है। तो मैंने सब्जेक्ट के अंदर एक वैल्यू दी साइंस, ये मैं टेक्स्ट वैल्यू ऐड कर रहा हूँ अपने सब्जेक्ट कॉलम के अंदर। देन मैंने साइंस के स्कोर को अगेन एक स्कोर कॉलम, ये कॉमन कॉलम मैंने अब कर दिया है। पहले मेरे पास मैथ स्कोर साइंस स्कोर अलग अलग थे, बट अब इनको मैं रीनेम कर रहा हूँ। मैथ स्कोर्स को मैं स्कोर्स लिखा, देन साइंस स्कोर्स को भी मैंने स्कोर्स लिखा फ्रॉम स्टूडेंट स्कोर। देन अगेन मैं इसको यूनियन और परफॉर्म कर रहा हूँ, और अब जो मेरा हिस्ट्री कॉलम है मैं इसको कंबाइन करूंगा। तो उसके लिए अगेन मैंने लिखा सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कॉलम के अंदर मैंने एक और नई वैल्यू ऐड कर दी है हिस्ट्री, कॉमा लगा के मैंने लिखा हिस्ट्री स्कोर। ये जो हिस्ट्री के स्कोर्स है ये तीन ये ऐड हो जाएंगे एज स्कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट स्कोर्स। तो ये मैंने सिर्फ फर्स्ट रो को रन करके दिखाया। तो अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, ये राइट हैंड साइड पे मैंने अपनी टेबल का आउटपुट दे दिया है। ये जो मेरी स्टूडेंट स्कोर का आउटपुट था ये मैंने राइट हैंड साइड पे ऐड कर दिया है ताकि हम रेफरेंस ले सके। तो अब इसने क्या करा, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो सबसे पहले इसने स्टूडेंट आईडी ली, स्टूडेंट आईडी इसने टोटल सारी ली 1 2 3, ये हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। देन इसने क्या करा, सब्जेक्ट नाम का एक कॉलम क्रिएट करा और उसके अंदर एक टेक्स्ट वैल्यू ऐड कर दी मैथ। सब्जेक्ट नाम का एक कॉलम क्रिएट करा, उसके अंदर एक मैथ नाम की वैल्यू ऐड कर दी। देन थर्ड कॉलम में इसने क्या करा, जो हमारे मैथ्स के स्कोर थे 95 88 और 90, ये तीनों इसने रीनेम करा स्कोर्स नाम का, और इन तीनों की वैल्यू डाल दी। ऐसा सेम इसने जैसा मैथ के लिए करा है, नेक्स्ट रो में इसने साइंस के लिए करा है। मैं आपको अगर सेकंड रो को रन करके दिखाऊं तो ये इसने साइंस के लिए करा, और यहाँ पर इसने साइंस के स्कोर ले लिए और सब्जेक्ट कॉलम में साइंस वैल्यू ऐड कर दी। और सेम इसने ये जो हमारी थर्ड रो है ऐसा इसने करा हिस्ट्री स्कोर्स के लिए। यहाँ पर इसने सब्जेक्ट के अंदर एक टेक्स्ट वैल्यू ले ली हिस्ट्री, और ये जो हिस्ट्री के हमारे पास 3 स्कोर थे इनको कर दिया। और मैंने क्वेरीज के बीच में यूनियन लगाया है, यानी कि ये अब तीनों क्वेरी वर्टिकली कंबाइन हो जाएंगी। तो अगर अब मैं आपको इसको कंप्लीटली रन करके दिखाऊं तो इसने जो मेरी तीनों क्वेरी थी इनको वर्टिकली कंबाइन कर दिया, और इस तरीके से जो मेरा डेटा कॉलम वाइज डेटा था वो रो वाइज डेटा में कन्वर्ट हो गया। तो ये होता है पिविटिंग और अनपिविटिंग, जिसके अंदर हमने पिविटिंग को समझा, देन हमने अनपिविटिंग को समझा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।